93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ। कहते हैं कि मध्य प्रदेश बहुत ही खूबसूरत जगह है। अर्पिता और वेद इंदौर से निकले बाई रोड पूरा मध्य प्रदेश घूमने। मौसम अच्छा था, रास्ते और नज़ारे भी। जंगल का इलाका शुरू हुआ तो हल्की बारिश और रात का अंधेरा और साथ ही बादल के गरजने की आवाज बहुत ही अच्छी लगने लगी। वेद आराम से गाड़ी चलाए जा रहा था कि अचानक कोई सामने आकर उसकी गाड़ी की बोनट के ऊपर गिरा। गाड़ी पर गिरने के बाद वो आदमी सीधे छिटक के गाड़ी के आगे गिरा। वेद ने तुरंत गाड़ी के ब्रेक मारे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गाड़ी उस आदमी के ऊपर से गुजर चुकी थी। वेद हड़बड़ाता हुआ गाड़ी से उतरा तो पीछे पीछे अर्पिता भी उतरी। अर्पिता पूछती रही कि आखिर हुआ क्या है। वेद उसे बताता तो क्या बताता, क्योंकि गाड़ी के नीचे वहां उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वेद ने कुछ बोला नहीं और बात को टाल मटोल करके दोबारा ड्राइव करने लगा। कुछ ही आगे बढ़े थे कि वेद ने रियर व्यू मिरर में देखा। वो आदमी पीछे सड़क पर गिरा पड़ा था। वो अपनी जगह से उठा और अपने कपड़े झाड़कर गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। वेद ने तुरंत अपनी गाड़ी 80 की स्पीड में डाली और वहां से भागना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही आगे जाकर देखा तो पाया कि सामने से वही आदमी एक बार दौड़ता हुआ वेद की गाड़ी की तरफ आ रहा था। डर के मारे वेद को ब्रेक मारना ही पड़ा। ड्राइविंग सीट के बगल में बैठी अर्पिता बुरी तरह से घबरा गई थी। उसने वेद से पूछा आखिर माजरा क्या है, क्यों वो बार बार ऐसे गाड़ी को रोक रहा है और उसके चेहरे पर इस तरह का डर क्यों था। वेद ने अर्पिता को पूरी बात बताई। अर्पिता ने मुस्कुराते हुए कहा कि वेद काफी देर से ड्राइव करता हुआ थक गया है, कुछ देर अब अर्पिता गाड़ी चला लेगी। अर्पिता को ड्राइविंग बहुत ही अच्छे तरीके से आती थी, इसलिए वेद ने सोचा कि अगर अर्पिता थोड़ी देर गाड़ी चलाएगी तो शायद उसे आराम मिल जाएगा। अब अर्पिता ने गाड़ी चलानी शुरू करी, लेकिन वेद के कानों में वो आवाज अभी भी गूंज रही थी कि कैसे वो आदमी गाड़ी पर गिरा था और फिर कैसे अचानक दोबारा उसके सामने से उसकी ओर आया। वेद ने जैसे बिल्कुल उस आवाज से तंग आकर परेशानी में अपनी आंखें कुछ देर को बंद की, तो कुछ ही सेकंड्स के बाद जैसे ही वेद ने आंखें खोली तो देखा वही आदमी फिर से दौड़ता हुआ सामने आ रहा था, लेकिन अर्पिता को जैसे दिखाई नहीं दे रहा था। अर्पिता अपनी ही मस्ती में गाड़ी को दौड़ाई जा रही थी। वेद ने अर्पिता का हाथ पकड़ के स्टीयरिंग खींचा तो गाड़ी पूरी तरह बैलेंस खो बैठी और एक जोरदार आवाज और एक चीख दोनों के होश उड़ा दिए। गाड़ी रोककर जब दोनों उतरे तो देखा इस बार सचमुच एक लाश पड़ी थी गाड़ी के नीचे। खून के धब्बे गाड़ी पर जगह जगह पर लगे हुए थे। जंगल के बीचों बीच इस तरह का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। वेद और अर्पिता दोनों ने वहां से अपनी गाड़ी तुरंत दौड़ाना शुरू कर दी, क्योंकि वो किसी भी झमेले में नहीं पड़ना चाहते थे। दोनों ने वहां से चुपचाप निकल जाना ही बेहतर समझा। वहां से गाड़ी तेजी से ड्राइव की और रास्ते में जहां जहां बरसात का भरा हुआ पानी दिखा वहां से गाड़ी को और भी तेज दौड़ाया ताकि गाड़ी पर लगे हुए खून
के धब्बे धुल जाएं। अर्पिता गाड़ी ड्राइव कर ही रही थी जब अचानक गाड़ी की डिक्की पर एक आवाज हुई। अर्पिता और वेद ने पलट के देखा तो गाड़ी की डिक्की के पीछे कोई नहीं था। अर्पिता ने गाड़ी रोकने की सोची, लेकिन वेद ने गाड़ी रोकने से उसे साफ मना कर दिया, बल्कि और ज्यादा तेज चलाने को कहा। अर्पिता ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई तो अब की बार आवाज गाड़ी की छत पर हुई, जैसे कि डिक्की से किसी ने छलांग मारी हो छत पर। अर्पिता और वेद का हलक डर से सूखे जा रहा था, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी था तेजी से जल्दी कहीं भी इंसानों के बीच पहुंचना। आगे की ओर बढ़ते बढ़ते दाहिनी तरफ एक गेस्ट हाउस नजर आया। बाहर से जगमगाते इस गेस्ट हाउस को देखकर दोनों की सांसों में सांस आई। रिसेप्शन पर वहां उन्हें कोई भी नहीं दिखा, तो उन्होंने एक दो बार आवाज लगाई, कोई है? अरे कोई है क्या यहाँ? किसी इंसान को खोजते खोजते दोनों कॉरिडोर के आखिर में जाकर के रुककर खड़े हुए ही थे कि पीछे से एक आदमी ने उनसे कहा, क्या हुआ, रूम चाहिए? आइए मेरे साथ, सबसे अच्छा कमरा दूंगा, बस मेरा थोड़ा ख्याल रखिएगा। उसने अर्पिता और वेद को एक बहुत ही अच्छा सा कमरा दे दिया और वहां पर सामान भी रखवा दिया। अर्पिता ने अंदर जाते ही सोचा कि पहले नहाकर फ्रेश हो लूं। बाथरूम जाकर शावर चलाने के बाद उसके नहाने की आवाज कुछ देर तक तो आई, लेकिन उसके बाद वेद ने सिर्फ और सिर्फ अर्पिता की बहुत तेज कान के पर्दे फाड़ देने वाली चीखें सुनी। वेद तुरंत भागा और बाथरूम का दरवाजा पीटने लगा और दरवाजे को 2-4 बार कंधे से मारा तो दरवाजा झटके से खुल गया। अर्पिता वहां बुरी तरह जख्मी हालत में बैठी थी। उसकी चीखें बंद हो चुकी थी, लेकिन अर्पिता की पूरी पीठ पर सिर्फ नाखूनों से नोचे जाने के निशान थे, और निशान इतने गहरे थे कि अर्पिता खून से लथपथ थी। अर्पिता के होठों पर अब चीख तो क्या, कराह भी नहीं थी। वेद उससे पूछता रहा, लेकिन अर्पिता कुछ बोली ही नहीं, और अचानक अर्पिता बैठे बैठे ही बेहोश हो गई। अर्पिता की यह हालत वेद से देखी नहीं गई। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, जिसने पूरा चेकअप किया, मरहम पट्टी की, और जाते जाते वेद से कहता गया, दवा दे दी है, 3-4 दिन इधर ही रह के रेस्ट कीजिए, उसके बाद ही जाइएगा यहां से। वेद ऐसी हालत में करता भी तो क्या, अर्पिता को वहां से लेकर कैसे जाता, इसलिए उसे दवा खिलाकर सुला दिया और रात भर खुद करवटें बदलता रहा। सुबह सुबह जब आंख खुली तो वेद ने देखा कि अर्पिता अपने बिस्तर पर नहीं थी। वेद अर्पिता को पुकारता हुआ बाहर निकला। अर्पिता, 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 अर्पिता। तो अचानक उसके कदम रुक गए। गेस्ट हाउस की छत पर उसे अर्पिता खड़ी नजर आ रही थी, बिल्कुल किनारे पर, जैसे वो कूदने ही वाली थी। वेद वहीं नीचे से चिल्लाया, अर्पिता, नहीं, अर्पिता रुक जाओ, अर्पिता मैं आ रहा हूं। वेद वहां से हिलता इससे पहले ही वेद के कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। पलटकर देखा तो अर्पिता ठीक उसके पीछे थी। वेद फटी आंखों से कभी उसे देखता तो कभी छत पर खड़ी दूसरी अर्पिता को। वेद को
कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने कहा कि तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है? तुम वहां भी, तुम यहां भी, तुम हो कौन तुम? वेद की बात खत्म हुई तो अर्पिता ने उससे कहा, क्या कह रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? मैं तो तुम्हारे साथ हूं, यहां हूं दीपक। वेद ने उसकी बात सुनते सुनते जो सांस अपने फेफड़ों में खींची थी, वो दीपक नाम सुनकर वापस अटक के रह गई। वेद बोला, मेरा नाम तो वेद है, दीपक नहीं। बदले में अर्पिता के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। इतना सब कुछ देखने के बाद वेद ने अपनी नजरें छत पर खड़ी अर्पिता की ओर दौड़ाई और उसके बाद वहां से पूरी जान लगाकर दौड़ा अपनी अर्पिता को बचाने के लिए। कॉरिडोर से होता हुआ गूंजते कदमों की आवाज और हांफती सांसों से लड़ता हुआ छत पर अर्पिता के पास पहुंचा और तुरंत उसे पीछे से अपनी ओर खींच लिया। अर्पिता, क्या कर रही हो तुम? मरना चाहती हो? पागल हो गई हो क्या तुम? वेद की बातें खत्म होते के साथ ही अर्पिता ने उससे कहा, चलो, भाग चलो यहां से दीपक, वरना ये हमें मार डालेंगे दीपक। वेद के मुंह से इस बार परेशानी या गुस्से से नहीं, बल्कि डर से अर्पिता का नाम निकला। अर्पिता! अर्पिता एकदम से जैसे किसी बेहोशी से जागी थी। उसे अभी तक जैसे अपनी चोटों के दर्द का इल्म ही नहीं था और अभी अचानक कराहती हुई बोली, कुछ हुआ ना? मैंने कुछ गलत किया ना? कितना दर्द हो रहा है मुझे। मैं यहाँ छत पर कैसे आई वेद? वेद उसके ठीक पीछे था। वो एक जोर की आवाज से छिटका और फिर फूट के टुकड़े टुकड़े हो गया। वेद ने पलट कर देखा, शीशा अपनी ही जगह पर था। डर के मारे उसने 2 कदम पीछे लिए और कदम पीछे करते के साथ ही वो जोर से चीख पड़ा। ये चीख उसके पैर में कांच के टुकड़े घुस जाने की थी। उसने नीचे देखा तो शीशे के टुकड़े बिखरे पड़े थे और वॉश बेसिन के ऊपर लगा शीशा सचमुच फूट चुका था और नीचे पड़े हर एक टुकड़े में वो आदमी हंसता हुआ दिख रहा था और धीरे धीरे उसकी हंसी की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। वेद तुरंत बाथरूम से निकलकर अर्पिता को उठाकर भागने के लिए दौड़ा तो उसने देखा कि कमरे की रॉकिंग चेयर जोर जोर से अपने आप ही हिल रही थी। कमरे में रखे फर्नीचर के ड्रॉर खोल और बंद हो रहे थे। वो दौड़ा कि बुखार में कांपती हुई सोती हुई अर्पिता को गोद में उठा के बाहर भागेगा, लेकिन जिस अर्पिता को वो कमजोरी की हालत में भी एक झटके में उठा लेता था, आज उसे हिला भी पाना मुश्किल हो रहा था वेद के लिए। वेद ने 1 नहीं 2 नहीं कई बार कोशिश की अर्पिता को अपनी गोद में लेने की, लेकिन वो अचानक इतनी भारी हो गई थी कि वेद उसे हिला भी नहीं पा रहा था। वेद मदद को चिल्लाने लगा, जोर जोर से कमरे में चीखने लगा कि शायद कोई चीखे सुनकर उनकी मदद करने आ जाए। कोई है? अरे कोई है यहाँ पर जो हमारी मदद कर पाए? हेलो, कोई है? जब वेद की सारी कोशिशें बेकार हुई तो वेद ने चीखते हुए कहा, हम दोनों से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? कौन हो तुम? हम दोनों से क्या चाहते हो? हम दोनों से तुम्हारी दुश्मनी क्या है? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं है। प्लीज हमें जाने दो,
हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमें जाने दो यहां से। एक औरत की आवाज ने सामने से वेद के इन सारे सवालों का जवाब दिया। हम भी ऐसे ही मदद को चिल्ला रहे थे। इस आवाज के खत्म होते के साथ एक दूसरी आवाज आई जो वेद को अपने पीछे से सुनाई दी। लेकिन तुमने गाड़ी नहीं रोकी। मदद करना तो दूर की बात है, अगर गाड़ी रोकती होती तो शायद उस दिन हम दोनों बच जाते। वेद को पता नहीं क्या सूझा कि उसने पास ही दीवार पर लगे शीशे में देखा तो पाया कि उसके ठीक सामने अर्पिता के ऊपर एक औरत बैठी थी, लाल लाल आंखें लिए, और ठीक वेद के पीछे वही आदमी बैठा था और दोनों हंसते हुए उसे शीशे के अंदर से देख रहे थे। वेद ने अपनी सारी ताकत लगाई और एक झटके से अर्पिता को खींचकर गोद में उठाया और भागता भागता अपनी गाड़ी की तरफ गया। बीमार अर्पिता को उसने गाड़ी में बिठाकर अपनी गाड़ी आगे की ओर भगाई। 2 साल पहले वेद और अर्पिता इसी रास्ते से रात के वक्त आ रहे थे जब एक लड़का और लड़की हाथ दिखाते हुए हेल्प हेल्प चिल्लाकर गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहे थे। शायद वो रास्ता भटक गए थे, लेकिन ऐसी सुनसान जगह पे किसी अनहोनी के डर से वेद और अर्पिता ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी और कुछ ही देर के बाद कुछ लुटेरों ने उन्हें लूटा और फिर जान से मार दिया। अगली सुबह अखबारों में पढ़ के दोनों को पछतावा हुआ कि अगर उस रात रुक जाते तो शायद उनकी जान बच जाती। वेद तेजी से गाड़ी भगाए जा रहा था और अब दोनों काफी दूर आ गए थे जब अर्पिता कराहती हुई होश में वापस आई। वेद ने उसे होश में देखकर कहा, थैंक गॉड अर्पिता, जान बच गई हम दोनों की, नहीं तो आज पता नहीं क्या हो जाता। अर्पिता ने मुस्कुराते हुए वेद की तरफ देखते हुए कहा, सही वक्त पर मदद मिल गई इसलिए बच गए। अगर वहां गाड़ी ना होती तो हम बच नहीं पाते दीपक। अर्पिता की ये बात सुनकर वेद ने अर्पिता की तरफ देखा तो वही भयानक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नाच रही थी और उसने सर उठाकर जब रियर व्यू मिरर में देखा तो एक बार फिर अपने चेहरे की जगह उसे उसी आदमी का हंसता हुआ चेहरा नजर आया जिसका नाम शायद दीपक था। और इसी के साथ दीपक और उसकी बीवी के 2 सालों का इंतजार कुछ इस तरह से खत्म हुआ। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ।